हाउ टू गेट इनटू एमआईटी इन रियलिटी पार्ट 1 के अंदर हमने सिंपली बात की थी कि इंडियन बच्चों के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या गलत डिसीजंस लेते हैं और सारी चीजें। सिंपली कन्वर्सेशन था और इंट्रोडक्शन था। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले देखिए आइए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक और चीज बताना चाहूंगा इस वीडियो में, ये वीडियो जो होने वाला है ये आज तक के मेरे सारे वीडियो में से सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बात करेंगे ऐसे 37 पॉइंट्स की, सीक्रेट्स की, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीजें फीड हो जाती हैं, सो इम्पॉसिबल है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट हो। और अगर आपने अच्छे से ये सारी चीजें समझ ली तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इजीली जा सकते हो। ये इस पॉइंट के अंदर जितने भी पॉइंट होने वाले हैं, और मैं एक दावा करना चाहूंगा पूरे यूट्यूब पर, पूरे इंटरनेट पे या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक ये 37 पॉइंट्स आपको नहीं बताए होंगे, ना ही आपको अवेलेबल है। आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी ये 37 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कुछ यूनिक है या फिर अलग है। कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको और बेसिकली इनमें से कुछ चीजें तो आपको पता भी होंगी, बट पूरे 37 में से 37 आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स यूनिक है और आपको नहीं पता है। सो मैं चाहता अगर तो इन 37 वीडियोस को 37 पॉइंट्स को 37 वीडियोस में कन्वर्ट कर सकता था, बट मुझे पता है इसमें मेरा प्रॉफिट तो हो जाता बट आपका लॉस होता। बिकॉज आपको भी पता है 37 वीडियोस देखना बहुत ही डिफिकल्ट है। जो बच्चे होते हैं बेसिकली वो 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो देखना पसंद करते हैं। उससे ज्यादा अगर वीडियो जाती है, लॉन्ग जाती है, तो बच्चे व्यू नहीं करते हैं। बट मैंने तब भी रिस्क लेके ये वीडियो बनाई मैंने, बिकॉज मुझे पता था कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, और मैंने कोशिश करी इस वीडियो को शॉर्ट बनाने की और सारी 37 पॉइंट्स को एक वीडियो के अंदर इंक्लूड करने की। आपको सिंपली सारे पॉइंट्स अच्छे से सुनना है और पेन और कॉपी भी अगर आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। लास्ट में आपको बताना है कि आपको कितने पॉइंट हेल्पफुल रहे। सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंसीडर स्टार्टिंग योर कॉलेज एप्लीकेशन इन जूनियर एंड सीनियर ईयर। बहुत सारे पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि हम क्या करेंगे 11th में या 12th में जाएंगे तब जाके हम एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर बिल्ड करेंगे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप जितने जल्दी हो सके समझिए, एसएस के बारे में समझिए और जितने जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करिए। भले आप 9, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में हो, जब जाओ जब से मेरा जितने जल्दी हो सके आपको उतने जल्दी करना है, ठीक है। और कुछ बच्चे तो रहते हैं, सोचते हैं कि हम इंडियन माइंड सेट रहता है उनका कि हम 12th के बाद पहले 12th पास कर लें फिर उसके बाद कॉलेज के बारे में सोचेंगे। तो ये बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हैं, या मैं मेंटली डिस्टर्ब बोलता हूं। बिकॉज अगर आप 12th के बाद सोच रहे हो, ऐसा है कि अगर आप अभी पता चला है आपको 12th के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको पहले से पता था और आपने प्रोक्रेस्टिनेशन करा है और आपने सोचा कि हम 12th के बाद करेंगे, तो बहुत बड़ी गलती थी। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ लाइफ एंड टाइम। आपको इस चीज से बचना है और जितने जल्दी हो सके अपनी जर्नी शुरू करना है। आप जल्दी से जल्दी जाइए, रोड मैप बनाइए, अपना रोड मैप नहीं बनाए तो हमसे बनवाइए, हमारा वर्धमान रोड मैप लीजिए। जितने जल्दी हो सके आप अपनी जर्नी शुरू करिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा पेड समर प्रोग्राम्स बूस्ट योर एप्लीकेशन। ये थिंकिंग रहती है लोगों की कि जो पेड समर प्रोग्राम्स है वो ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, और अगर पेड समर प्रोग्राम्स मैंने कर लिए तो बेसिकली मेरे चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। जो पेड समर प्रोग्राम्स होते हैं वो थोड़े से कम इफेक्ट करते हैं फ्री समर प्रोग्राम्स की। तो कोशिश करिए फ्री समर प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने की। और मैं बायवा जीएस या फिर लॉन्च एक्स, ये इतने बड़े बड़े समर प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं जो अनरिकॉग्नाइजेबल, जो छोटे छोटे समर प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो अगर आपकी थिंकिंग है कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए पार्टिसिपेट करना है तो आपका रॉन्ग डिसीजन है। आप यहाँ पे इतने पैसे वेस्ट करते हो, 1 लाख 2 लाख मुझे नहीं पता कितने भी करते हो, तो वो इतने वर्थ इट नहीं होते। बट अगर आपने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए करा है और आपको लग रहा है कुछ सीखने के लिए कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो फ्री समर प्रोग्राम्स होते हैं जैसे आरएसआई हो गया और टास्क के जो प्रोग्राम्स होते हैं, एंसन एल क्लब होते हैं, तो आपको समझना होगा जो फ्री समर प्रोग्राम्स है उनकी ज्यादा वैल्यू से, और प्रेस्टिजियस तो है ही वैल्यू। तो आपको कोशिश करना है आपका टाइम है जो सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए। थर्ड पॉइंट, यू नीड टू टेक सर्टेन नंबर ऑफ एपीज। ये बच्चों की थिंकिंग रहती है, बट ये थिंकिंग गलत है। आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान देना है। या कॉलेजेस किस चीज पे ध्यान देते हैं? कॉलेजेस ध्यान देते हैं चैलेंजिंग एपीज के ऊपर। आपने कितने चैलेंजिंग एपीज दिए हैं, आपका इंटरेस्ट था कि नहीं उसके अंदर, फील्ड से रिलेटेड था या नहीं, रिगोरस है या नहीं। तो आपको ये गलती नहीं करना जो मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं। वो सोचते हैं कि जितने ज्यादा एपीज देंगे उतने ज्यादा हमारे चांसेस होंगे। तो वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि मोस्ट ईजी एपीज एग्जाम, तो सबसे ईजी वाले एपीज एग्जाम देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे और सबसे जो डिफिकल्ट है, रिगोरस है, वो वाले एपीज देना है। आप भले कम एपीज दो बट क्वालिटी वाले एपीज दो। फोर्थ पॉइंट है
सोशल मीडिया डजंट मैटर, ये बच्चे सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया भी हेल्प करता है। अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं है, आप सोशल मीडिया कभी नहीं चलाया, नहीं चलाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पॉइंट को स्किप कर दो। बट अगर आपने सोशल मीडिया कुछ भी चलाया है तो आपको ध्यान देना होगा, सोशल मीडिया भी इंपैक्ट करता है, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी देखते हैं। तो आपको सिंपली सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। आपको क्या करना है, आपका जो अकाउंट है उसके ऊपर नेगेटिविटी ना दिखे, उनको थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखे, आपकी फील्ड से रिलेटेड दिखे। और कुछ बच्चे रहते हैं, आप समझ गए होंगे कि कैसा रखना है, आपको बिल्कुल अच्छा और देख के वो इंप्रेस हो। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत सारे फॉलोवर्स होना चाहिए या फिर बहुत सारा इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, आप इन्फ्लुएंसर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अगर 10-15 फॉलोवर्स भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी थोड़ी पॉजिटिविटी और सिंपल अकाउंट दिखना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव नाम होना चाहिए। बिकॉज कुछ बच्चे रहते हैं वो हर कुछ नाम रख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। इंप्रेस करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी कभी कभार हेल्प करती हैं। तो आपको अगर सोशल मीडिया अकाउंट है तो थोड़ा सिंपल रखिए, आपकी फील्ड से रिलेटेड रखिए। और अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो आप सोशल मीडिया अकाउंट से उसको अगर आप हैंडल करते हो या फिर आपका खुद का है तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें इंक्लूड करिए। और अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्ट हो तो उनकी चीजें अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपना जो सोशल मीडिया से कनेक्ट रखिए। उनको लगना चाहिए कि या आप एक्टिव थे सोशल मीडिया पे तो सिर्फ अपने काम के लिए थे और ज्यादा वहां पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करा, ऐसा लगना चाहिए उन्हें। 5th पॉइंट है वॉलंटियरिंग इज मस्ट एंड इम्प्रेसिव। या इट्स इम्प्रेसिव बट इट्स कॉमन। जहाँ पे कॉमन वर्ड आ जाता है वहीं पे थोड़े से चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं, ये आपको समझना होगा। क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे लोग, सभी लोग जो SAT के स्कोर्स हैं वो सबमिट करेंगे और ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं वॉलंटियर। आप कभी भी किसी की भी वीडियो में देखोगे जो फेमस काउंसलर्स हैं वो सब यही कहते हैं। जैसे आप बोलोगे कि सर एक्स्ट्रा करिकुलर कैसे करें, तो वो उनके सिंपली वर्ड्स रहते हैं कि वॉलंटियरिंग करो आप और ये करो। वॉलंटियर जो वर्ड है वो मेनली यूज होता ही होता है, जो भी आप सबको बताता है कि आप मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर बिल्ड करो तो वॉलंटियर वर्ड वो इंक्लूड करता ही करता है। सो वॉलंटियर इज इंप्रेसिव बट इट्स कॉमन। तो क्या करना है आपको, अगर आपको वॉलंटियर करना भी है तो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। ये नहीं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी शो होना चाहिए, ना कि सिर्फ पार्टिसिपेशन बेस्ड। जो पार्टिसिपेशन बेस्ड होता है वो इतना हेल्पफुल नहीं होगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है उसके अंदर, थोड़ा सा आपका लीडरशिप स्किल्स दिखें और थोड़ा सा आपका लगे कि या इसने कुछ करा है, ना कि सिर्फ पार्टिसिपेशन बेस्ड, तो थोड़ा सा इंप्रेसिव होगा, ना कि सिर्फ कॉमन। तो कोशिश करना है कि जो आपका वॉलंटियर या फिर कम्युनिटी वर्क है वो थोड़ा सा यूनिक हो, ना कि सिर्फ सिंपल और कॉमन। और अगर आप वॉलंटियर वर्क करते भी हो तो आपको लगता है अगर हो सकता है तो आप स्टेट लेवल या फिर नेशनल या फिर नॉर्मल लेवल पे अगर आपके पास अवार्ड है या फिर रिकॉग्नाइज्ड हो तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो कोशिश करिए आपका जो वॉलंटियर वर्क है आपने करा है वो रिकॉग्नाइज्ड हो स्टेट लेवल पे, या फिर आपको थोड़ा सा कुछ अवार्ड हो। और अगर आपका खुद का कुछ है, और जो फाउंडर वर्ड होते हैं, अगर आप किसी चीज़ के फाउंडर हो, को फाउंडर हो, तो मतलब सोने पे सुहागा। तो अगर आपको लगता है कि कम्युनिटी वर्क आपको करना है तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, कॉमन नहीं होना है, आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स ही होना चाहिए, बट थोड़ा सा उसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें और क्रिएटिविटी दिखे, आपका हार्डवर्क दिखे, ठीक है। तो ये कोशिश करना है। या इट्स इम्पॉसिबल बहुत सारे बच्चों के लिए, बट कोशिश करते रहना है। 6th पॉइंट है म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स आर इम्प्रेसिव। ये बच्चे सोचते हैं। सो अगेन म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स आर इम्प्रेसिव बट इट्स कॉमन। कब कॉमन है, अगर आप बोलते हो कि मुझे अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, मैंने क्लास अटेंड करी है या फिर मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, आप ऐसे बोल देते हो, सिर्फ बोलते हो, तो वो कॉमन हो जाता है, ठीक है। अगर इसको इम्प्रेसिव बनाना है तो आपके पास कुछ अवार्ड्स हों, सर्टिफिकेट्स हों, या फिर आपने इसके ऊपर टाइम दिया है, या फिर आप उससे लव करते हो, प्यार करते हो, या फिर आपको लगता है कि आपके लिए जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा उसमें टाइम आपने इन्वेस्ट करा है, तब आप ये इम्प्रेसिव हो सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंक्लूड कर देते हैं कि आई लव क्रिकेट, ये वो। मैं अपने हाई स्कूल के अंदर, सिंपली सब लोग कहते हैं हाई स्कूल के अंदर कैप्टन था या फिर मैं प्लेयर था। तो ये गलती नहीं करना है। हो तो लिखिए, बट कोशिश करिए, अगर आपके पास अभी टाइम है तो थोड़ा सा यूनिक करने की, कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट करिए और उसको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बनाने की या फिर थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि जो 90 और जितने बच्चे स्पोर्ट्स एंड इसके बारे में लिखते हैं तो वो सिंपली वो रहते हैं। तो आपको स्टेट लेवल या फिर किसी लेवल पे अगर आपने खेला है या फिर म्यूजिक प्ले करा है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो कोशिश करिए थोड़ा सा कॉमन की जगह इंप्रेसिव बनाने की।
सेवेंथ पॉइंट है जो मिस्टेक है वो क्या है, यू नीड टू टेक बोथ एसएटी एंड सेट। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें दोनों देने की जरूरत है। सो ये सबसे बड़ा मिथ है और ये गलती है आपकी। आपको गलती से भी ये नहीं करना है, ठीक है। आपको दोनों में से सिर्फ एक ही देना है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसका सही से यूज करिए और कहाँ यूज करना है वो सारी चीजें देखिए। तो दोनों में से कौन सा करना है, सेट देना है या फिर एसिड देना है, हम कैसे डिसाइड करें। तो कुछ फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं, इनके बेसिस पे करिए। जो फर्स्ट फैक्टर है हमारा वो प्राइस है। प्राइस कैसे, जो सिंपली प्राइस है, सेट का प्राइस है वो 7 से 8,000 होता है और एसीटी का जो प्राइस है 6 से 5 या 6 के तक चला जाता है। बट आपको ध्यान देना है यहाँ पे एसीटी का जो प्राइस है वो भले ही कम है, बट सेट का जो प्राइस है 7-8 के, उसके अंदर एक आपको एक चीज भी मिल जाती है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो, एक स्टडी फॉर बडी फॉर स्टडी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक आपको कोड प्रोवाइड करवाती है, या फिर फाइनेंशियल एड बोल दो इसको, या फिर फी वेवर कोड बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो, जिसके अंदर 6 या 700 या 600 से 500 या 600-700 के अंदर आप सेट दे सकते हो। तो आपको ये पॉइंट भी इंक्लूड करना है। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो आप सेट पे जाओ, और अगर आपको थोड़ा सा एवरेज देखना है, और ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, प्राइस। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है सिंपली जो अपना एसईटी होता है उसके अंदर साइंस सेक्शन होता है, बट सेट के अंदर साइंस सेक्शन नहीं है। थर्ड पॉइंट हमारा जो सेट होता है, सेट हैज विदाउट कैलकुलेटर सेक्शन, बट एसईटी के अंदर एक भी विदाउट कैलकुलेटर सेक्शन नहीं है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको कैलकुलेटर के बिना बहुत दिक्कत होती है तो आप एसईटी के साथ जा सकते हो। फिर अगला पॉइंट है एसईटी हैव मोर टाइम फॉर वन क्वेश्चन कंपेयर टू एसईटी। तो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए एक क्वेश्चन के ऊपर तो आप सेट के साथ जा सकते हो। और आखिरी पॉइंट है हमारा वो है एसेज। तो जो सेट का ऐसे होता है वो रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव होता है, और जो एसीटी का ऐसे होता है वो सिंपली आपका क्रिटिकल थिंकिंग टाइप होता है। तो ये चीजें आपको इंक्लूड करना है अगर आपको लिस्ट बनाना है। अगर अभी भी आपका डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या करना है, दोनों में से कौन सा देना है, तो आप मेरी और वीडियोस देख सकते हो, या फिर गूगल पे थोड़ा सा सर्च कर सकते हो, थोड़े से और फैक्टर्स देख सकते हो, या फिर आप दोनों के थोड़े से टेस्ट दे दो, या फिर जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा किसमें आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हो, कितना आपके लिए कंफर्टेबल है, फिर आप डिसाइड करो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये नहीं कि बस 1-2 घंटे हमारे पास टाइम नहीं है, आपको कम से कम 1-2 दिन का टाइम देना चाहिए डिसाइड करने में कि कौन सा दें, सेट दें या फिर एसीटी दें। 8th पॉइंट है कॉपी एंड पेस्ट एसेस फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप इसका मतलब समझ लो पहले। जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, पहले तो सिंपल जो एसेस होता है वो अलग है, जो ऐसे होता है वो अलग है। ये सिंपली क्वेश्चंस पूछते हैं। जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो अलग से क्वेश्चंस पूछती हैं। वाई वाट कॉलेज, जैसे वाट कॉलेज है वो आपसे पूछेगा वाई आपने वाट कॉलेज क्यों चुना। ऐसी बहुत सारे कोलगेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपसे पूछेंगी कि वाई दिस कॉलेज, तो आपको उसके बारे में लिखना होगा। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, एक कॉलेज के बारे में लिख लिया और बस नाम चेंज कर देते हैं, नाम चेंज करके थोड़ी डिटेल चेंज करके और कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिसर्च करना है, टाइम देना है, ठीक है। इतने जल्दी नहीं करना है आपको, कम से कम हर कॉलेज के लिए थोड़ा सा रिसर्च करिए। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे लग सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानने में। थोड़ा सा जानिए उसके बारे में, समझिए, क्योंकि उनको पता होगा कि यार इस बच्चे को बहुत कुछ पता है हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारा जो पॉडकास्ट है उसके बारे में, और वो इधर आके ये अटेंड करेगा। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा समझनी होंगी, आपको रिसर्च करनी होगी, और फिर उसके बाद डिसाइड करना है, ठीक है, कि क्या लिखना है डिफरेंट कॉलेजेस के लिए। तो कॉपी और पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। 9th पॉइंट है टेस्ट ऑप्शनल मींस टेस्ट ब्लाइंड। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ऐसा, बट ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर क्या हुआ, जो एसएटी था वो ऑप्शनल कर दिया था बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने, बट इस साल तो एमआईटी ने भी रिक्वायर्ड कर दिया है, अब ऑप्शनल नहीं है। बट लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे जिसके 1400 मार्क्स आए थे या फिर कम मार्क्स आए थे, उन्होंने सबमिट ही नहीं करा। उन्होंने सोचा कि टेस्ट ऑप्शनल है तो मेरे चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज मेरे कम मार्क्स आए। बट दूसरे बच्चे जिसने सबमिट करा था, भले ही उसके 1300 थे, कितने भी मार्क्स थे, बट उसने सबमिट करा तो उसके चांसेस थोड़े से इंक्रीज हुए। तो आपको ये चीज देखना है, टेस्ट ऑप्शनल का मतलब टेस्ट ब्लाइंड नहीं होता है। तो टेस्ट एसीटी आपको देना ही देना है, और ये चीज ध्यान रखना है। एक अभी कुछ साल पहले ही, अभी लास्ट ईयर ही बहुत सारे बच्चे, 1-2 बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चों ने ये मिस्टेक की थी। अगर आपने एसीटी दिया है तो आप गलती से भी ये मिस्टेक मत करिए, अपना टाइम और आपका जो एनर्जी था वो वेस्ट मत करिए। 10th पॉइंट है नो द फेक गुरुज। या मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर करा था, बट इसमें भी इंपोर्टेंट था। तो आपको कोशिश करना है समझने की ये चीज कि जो मैथ का टीचर है वो कभी भी आपको ये नहीं सिखाएगा कैसे ऑपरेशन करना है, और जो बायोलॉजी का टीचर है वो कभी भी आपको इंजीनियरिंग या फिर कैसे घर बनाना ये चीजें नहीं सिखाएगा। तो आपको समझना है सारी चीजें। अलग फील्ड का कोई टीचर है वो आपको नहीं पढ़ा सकता है। बहुत साल पहले जब मैं मेरी 9th-10th क्लास में था, तो एक बच्चा था, मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे एक टीचर थे जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उनसे पूछते हैं कि सर अच्छी कोचिंग कैसे देखें या फिर अच्छा टीचर कैसे डिसाइड करें जो हमें रियल में गाइड करे।
रियल में गाइड करे। तो टीचर ने सिंपली पूछा कि अभी तक आप किस किधर कोचिंग जाते थे, किस किधर पढ़ते थे। तो उस बच्चे ने सिंपली आंसर दिया कि सर मैं एक दीदी है, वो बहुत ही ब्रिलियंट दीदी है, वो मुझे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, उन्होंने मुझे 10th में भी बहुत ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए, 9th से हमेशा ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हैं वो, और बहुत ब्रिलियंट है, बहुत सारे बच्चे आते हैं उनके इधर, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। बाजू से फिर एक बच्चा था मेरा एक और दोस्त, उसका आंसर आता है फिर फेल क्यों हो गया 10th में, ठीक है, वो रिपीट कर रहा था, अभी 11th में होता उस टाइम, बट वो 10th में था। तो टीचर ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, उन्होंने सिंपली आंसर करा कि पहली चीज तो ऐसे एक्सपर्ट या फिर जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। क्योंकि जो टीचर आपको मैथ, बायोलॉजी सारी चीजें साथ में पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ब्रिलियंट है, इसका मतलब है कि आपको क्वालिटी वाली चीज नहीं मिल रही है। या आपको पता होगा हर इंडिया के हर कोने में, हर गली में आपको एक ना एक ऐसी दीदी मिल जाएंगी। मेरा बेसिकली एग्जांपल इन दीदी से नहीं है, बट आप इनडायरेक्टली समझ रहे होगे किससे, ठीक है। तो समझना होगा आपके कि मैन टीचर और किससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेना है। सो बहुत सारी आपको दीदी मिल जाएंगी, बट आपको कभी भी उनसे क्वालिटी नहीं मिलेगी। अगर वो 1-2 सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं या फिर आपको 9th-10th का पढ़ा रही है तो उतना ठीक है, 8 तक ठीक है, ऑल सब्जेक्ट चल जाता है। बट 10th के बाद 11th-12th में या फिर 10th में आपको ऐसी टीचर से पढ़ना चाहिए, अगर आपको सच में आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तब जाके आप इजीली अच्छा स्कोर करोगे। ये उनकी थिंकिंग थी, मेरे टीचर की थिंकिंग थी। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है थोड़ा सा, जो मल्टी टैलेंटेड हैं और सारी चीजें सब जानते हैं। आईआईटी में बहुत सारे आईआईटी वाले भैया होते हैं, सिंपली आप उनसे पूछोगे कि भैया एमआईटी में कैसे जाना है, तो जो कुछ नहीं जानते हैं वो तो सिंपली आपको हर कुछ ज्ञान देंगे, हर कुछ ज्ञान देंगे, बोलेंगे कि बहुत टफ है, बहुत पैसे लगते हैं, ऐसा वैसा है। बट कुछ रहते हैं जो थोड़ा सा रिसर्च करके रखते हैं, कोरा पे उन्होंने क्वेश्चंस पढ़े हैं, वो जानते हैं एमआईटी के बारे में, तो सिंपल से आपको आंसर देंगे कि अपने एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस करो और अपना ये करो, आईआईटी में फर्स्ट रैंक लेके आ जाओ, सेकंड रैंक लेके आ जाओ। जो चिराग फलोद है, थोड़ी कहानी बताएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, तो ऐसे टीचर्स भी मिल जाएंगे, या टीचर नहीं गाइडर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको गलत बता रहे हैं, वो सही बता रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को यही लगता है। तो आपको समझना होगा कि आपको खुद ही सारी चीजें करना है। आपको मैं कहने का मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में ये फिट करना चाह रहा हूं कि आपको ही सब कुछ करना है। ये कोशिश मत करिए या फिर ये मत सोचिए कि कोई और आपकी हेल्प करेगा, कोई और आके आपको बताएगा। आपको खुद रिसर्च करना है। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने खुद ये डिसीजन लिया है, ना कि आप किसी भैया से पूछ रहे हो। उन भैया से पूछने से अच्छा है गूगल पे रिसर्च करो और यूट्यूब पर रिसर्च करो। आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दो, तब आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। भैया बहुत सारे जो फ्री काउंसलर हैं, आप बोल रहे हो कि थोड़ा सा फेक गुरु से दूर रहो, तो क्या जो फ्री काउंसलर्स होते हैं वो भी क्या फेक रहते हैं? तो जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, आप जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो अब्रॉड स्टडी के नाम पे आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करवाती हैं। अभी मेरे पास मैसेजेस आएंगे कि भैया फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं, वो तो फ्री काउंसलिंग। तो आपको समझना होगा ये सब दिखावा है, ये सब फेक है। वो सिंपली एक जरिया है मार्केटिंग का, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। आप जैसे ही उनकी फ्री काउंसलिंग में जाओगे तो वहाँ एक जूम मीटिंग चल रही होगी, वहां से आपसे नाम पूछा जाएगा और आपको एक और जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर वो आपका नाम लेगा, नाम नंबर ये सारी चीजें ले लेगा। फिर और कहीं जाओगे तो और डिटेल ले लेगा, आप कहाँ से हो, आपको कहाँ जाना है, आपकी मंथली इनकम, सारी चीजें, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ये ले लेंगे, अपने पास रख लेंगे और फिर आपको बोलेंगे कि आप इन यूनिवर्सिटी के अंदर हम आपको अप्लाई करवाएंगे। और ये यूनिवर्सिटी ना कभी भी MIT, हार्वर्ड या टॉप यूनिवर्सिटी नहीं रहती है, ना ही ये रियल में हेल्प करते हैं आपकी। सिंपली इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके लिए, फिर आपको इस पर मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस आएंगे कि हमारा ये ले लो, बहुत सारी चीजें रहेंगी। और ये आपसे बोलेंगे कि आप हमें अपनी सारी डिटेल दे दो, ट्रांसक्रिप्ट दे दो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो, आधार कार्ड से लेके हर चीज, बैंक की डिटेल भी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इनका मेन गोल रहता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो आपको इस स्कैम में नहीं पड़ना है, ठीक है। ये बहुत कॉमन हो गया है, जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस चीज का यूज करती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। वो फ्री काउंसलिंग का नाम यूज करके वो आपको ठग रही है और आपको पता नहीं है। जिन यूनिवर्सिटी आपको जो लिस्ट देंगी वो और बताएंगी, वो हमेशा उनसे टाई अप होने वाली है, या फिर वो यूनिवर्सिटी जिससे उनको प्रॉफिट हो, उनको कमीशन मिलता है, वो यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन करवाएंगी, ना कि जिसमें आपको सच में जाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको डिसाइड करना है, समझना है। 11 पॉइंट है हमारा, ओलंपियाड्स आर नेसेसरी, इट्स मस्ट। कुछ बच्चे सोचते हैं अगर MIT जाना है या फिर अगर सच में एडमिशन चाहिए, कंफर्म करना है, तो ओलंपियाड्स देना ही है। तो ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, जो टैगलाइन है टॉप यूनिवर्सिटीज की वो है फॉलो योर पैशन। अब फॉलो योर पैशन, अब कोई बच्चा है उसका मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी इनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है,
तो वो कहाँ से, कौन सा ओलंपियाड देगा। तो आपको ये चीज़ समझना है कि ओलंपियाड्स हमेशा ही एडमिशन नहीं दिलाते हैं, हर बच्चा गोल्ड या सिल्वर मेडल नहीं लेके आता है, ठीक है, कुछ ही गिने चुने बच्चों को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो ये चीज़ आपको समझना है। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है मैथ के अंदर, इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट है फिजिक्स मैथ के अंदर, तो आप दीजिए, बेशक आप सारे ओलंपियाड दीजिए, बट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करिए। आप फालतू में ओलंपियाड के ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए, आपके पास लिमिटेड टाइम है, जो आपका पैशन है उसको फॉलो करिए, उससे भी आप जा सकते हो MIT। ना कि सिर्फ आपको ओलंपियाड ही एक रास्ता है, ओलंपियाड एक रास्ता नहीं है। आपको पता होगा, मैंने बताया है कि जर्नी और रेस के अंदर फर्क है। इंडियन यूनिवर्सिटीज रेस है और जो MIT या फिर टॉप यूनिवर्सिटीज है वो जर्नी है। और जर्नी में जाने के इनफाइनाइट रास्ते होते हैं। जर्नी मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, आप कहीं से भी जाओ, कोई मतलब नहीं है। पर रेस के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट से ही जाना है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वही वाला पाथ आपको फॉलो करना है, सिर्फ सीधा पाथ होता है जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ये गलती नहीं करना है आपको, ये नहीं सोचना है, आपके माइंड में आपको बिठा लेना है कि अगर ओलंपियाड्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो उसको छोड़ देना है, ना कि डिप्रेस होना कि अरे ओलंपियाड्स नहीं निकल रहा मेरा, मैं गोल्ड कैसे लाऊंगा, फिर कैसे MIT जाऊंगा। तो ये थिंकिंग नहीं रखना है। 12 पॉइंट है गेटिंग सम बैड ग्रेड्स रुइन योर कॉलेज एडमिशंस। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके थोड़े से बुरे मार्क्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 9th क्लास में आपके कम मार्क्स आ गए और 10th में आ गए, तो आप डिप्रेस हो जाते हो, सोचते हो कि नहीं अब तो इम्पॉसिबल है। तो जो कॉलेजेस होते हैं वो किस चीज़ के बारे में केयर करते हैं और वो क्या सोचते हैं, तो उनको मतलब है आपकी प्रोग्रेशन से और आपने कैसे आपकी जर्नी फॉलो करी। मतलब अगर उनको दिख रहा है, प्रोग्रेस दिख रहा है आपके ट्रांसक्रिप्ट के अंदर, तो वो भी अच्छा है। बल्कि वो ये नहीं सोचेंगे कि यार इसके तो 90 में बहुत कम मार्क्स आए थे और 12th के अंदर देखा तो 98 95, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको नेगेटिव में लेंगे, वो पॉजिटिव में लेंगे। उनको चाहिए डेडिकेटेड बच्चा, लर्नर चाहिए उनको, और जो एडजस्ट कर सके। आपने एडजस्ट करा, आपके 9th में कम मार्क्स थे, 10th में कम मार्क्स थे, 11th में कम मार्क्स थे, बट आपने उसको सही करा, आपने 12th में सही मार्क्स लेके आए। तो ये नहीं सोचना है कि आपके 1-2 क्लास में कम मार्क्स आ गए तो आपके चांसेस बहुत डिक्रीज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट कोशिश करना है आपको हमेशा अच्छे मार्क्स लाने की। 13 पॉइंट है हमारा ह्यूज लिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स। बच्चों को लगता है कि हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट होना चाहिए, इतनी लंबी लिस्ट कि मतलब पागल हो जाए, जो काउंसलर है वो देख के रह जाए, ओ माय गॉड इतने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स। तो ये गलत फहमी है। क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, ना कि क्वांटिटी पे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पार्टिसिपेशन बेस्ड, हर चीज में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन पे नहीं ध्यान देना है, ठीक है, कि सिर्फ पार्टिसिपेट कर लें फिर हो जाएगा। ऐसी गलती नहीं करना है, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। आपको जितने भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बड़े होना चाहिए, ना कि सिर्फ आपने कोर्स करा 1 घंटे का, वो भी इंक्लूड कर दिया कि मैंने 1 घंटे की क्लास ली थी या फिर वेबिनार अटेंड करा था। तो आपको इस गलती से बचना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंपली हर किसी में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, कुछ भी मिला तो बस पार्टिसिपेट कर लिया, MUN हो गया या कुछ भी हो गया, भले उनकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, उनका पैशन नहीं है, बस फॉलो कर लिया। तो ये गलती नहीं करना है, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है और डिसाइड करना है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं सब बच्चों को सजेस्ट करता हूं जो हमारा वर्धन रोड मैप है वो लेने के लिए। उसके अंदर हम पर्सनलाइज बच्चे के बारे में जानते हैं, फिर उसके लिए पर्सनलाइज रोड मैप बना के देते हैं, जिसके अंदर सारी चीजें उसके हिसाब से रहती हैं। ना कि बस हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है बट हम सिर्फ कुछ ही चीजें इंक्लूड करते हैं उसके रोड मैप के अंदर। तो आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। 14 पॉइंट है डोंट वेस्ट योर मनी ऑन शिट एंड अननेसेसरी थिंग्स। ये चीज आपको ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना मनी गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं, गलत जगह देते हैं। अगर वो मनी आप सही जगह आपके एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी एप्लीकेशन बहुत बूस्ट हो सकती है। आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा कैसे वो मनी वहां पे इन्वेस्ट करना है। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो SAT, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, भैया देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि SAT की प्रिपरेशन करवाती है, इनका रियल प्राइस 80 90 या फिर 70,000 है, बट आज का ऑफर है, इनका आज का ऑफर हमेशा चलता है। जो आज का ऑफर है सिंपली कि आपको 30 या फिर 40,000 में ये पैकेज देना है, जिसके अंदर डेली क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, 1 घंटे की डेली क्लास होंगी, ये सब होगा। सो आपको समझना होगा कि आपको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। जो खान अकेडमी है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो SAT की। और अगर आपको लगता है कि आप अकेले खुद नहीं कर सकते हो तो आप कोई सी कोचिंग या फिर ऑनलाइन आप ले सकते हो, बट आपको कोशिश करना है कि जो बेस्ट है वहीं जाना है। और जो बेस्ट चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर फ्री होती हैं, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो बेस्ट चीज़ है वो हमेशा कॉस्टली हो या फिर पेड हो, ठीक है। कभी कभी जो बेस्ट चीज़ होती है वो फ्री भी अवेलेबल होती है। तो आप खान अकेडमी पे जाके पढ़ सकते हो। खान अकेडमी ऑफिशियली मिला हुआ है, ऑफिशियली जो कॉलेज बोर्ड है जो कि आपका पेपर बनाने वाला है उनसे टाई अप है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है और आपको सिर्फ खान अकेडमी से प्रिपरेशन करना है। जो बेस्ट बुक्स हैं उनसे प्रिपरेशन करना है, ना कि आपके टोफिल वगैरह पे भी आप टेस्ट वेस्ट करते हो। तो टोफिल वगैरह बहुत ईजी होते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो कि कैसे प्रिपरेशन करना है, 7 में से 7 आउट ऑफ कैसे लेके आना है फुल मार्क्स
मार्क्स कैसे लाना है, आप मुझे सिंपली पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं सिंपली अपना नंबर डाल दूंगा, तो आपको कुछ भी डाउट आता है एनीथिंग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं करता है। बट मैं आपके लिए 24/7, अगर मैं उस टाइम पे फ्री हूँ, मैं आपको कॉल पिक करता हूँ, तो मैं बेसिकली जो भी आप पूछते हो हर चीज़ आपके लिए क्लियर करूंगा। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझिए, बिग ब्रदर समझ के कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो डोंट हायर कॉस्टली काउंसलर्स वगैरह हायर करने पे इतना पैसे इन्वेस्ट मत करिए। आप जो वो पैसा है वो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बिल्ड करी है या फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलर है उसके ऊपर इन्वेस्ट करिए, ठीक है। सो बी स्मार्ट। 15th पॉइंट है सिंपली प्रायोरिटाइज योर टाइम ओवर मनी। अभी मैंने जो पॉइंट बताया 14, तो वो हो गया भैया अब तो पैसे ही बचाना है। बहुत सारे बच्चे कुछ भी हो जाए 1 रुपये आप खर्च नहीं करोगे, भले ही कुछ भी हो जाए, तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। आपको समझना है हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको फ्री ही देखना है। बहुत सारी जगह है आपको थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट भी करने होंगे, तो आपको समझना होगा कहाँ पैसे देना है और कहाँ नहीं देना है, ठीक है। जैसे मेरा वरदान रोड मैप हो गया, या फिर कुछ चीज़ लगती है आपको बहुत मस्त है, ये बुक मुझे पढ़ना है, खरीदना ही पड़ेगी, मैं वो जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहा हूँ या फिर दिक्कत आ रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। कॉलेज जो आपका रिव्यू है, ऐसी रिव्यू है, उसके भी अगर चार्जेस लग रहे हैं कहीं पे, तो अगर आपको लगता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो आप परचेस करिए उसको, ठीक है। तो आपको टाइम बचाना है, टाइम बचाने की कोशिश करिए। आपका जो टाइम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनी से, तो ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। ये सुन के थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे दोनों पॉइंट्स, बट आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें चली गई तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है और सही डिसीजन कैसे लेना है। 16 पॉइंट है जेई विल हेल्प यू। अगर जेई में हो गया तो मतलब टॉप यूनिवर्सिटी कंफर्म है, एमआईटी तो कंफर्म ही है, ये सोचते हैं बच्चे। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। अगर ये सोच रहे हो आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है, और अगर आप 12th क्लास में ही अप्लाई करने वाले हो तो मतलब भूल जाइए। आपका जो टाइम है 0% आपका फायदा होगा जेई के स्कोर से। लग रहा है कि जेई में अच्छा स्कोर कर लिया, या आपको थोड़ा सा नॉलेज आएगी सब्जेक्ट के बारे में, वो बात अलग है, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर आपको लग रहा है कि उसके स्कोर से आप अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ या फिर रैंक लेके आ जाओ, तो ये मिस्टेक है। बिकॉज आपको पता होगा एमआईटी या फिर टॉप यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है या फिर जो उनका ऑफर लेटर है वो कब आ जाता है, वो फरवरी जनवरी में आ जाता है, मार्च तक आ जाता है। बट जो जेई का होता है, जेई का 1-2 मंथ बाद आपका रिजल्ट आएगा या फिर एग्जाम होगा, तो बहुत बाद में होता है। यानी आपको एक्सेप्ट कर लिया यूनिवर्सिटी ने, फिर उसके बाद जेई का रिजल्ट आ रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं है। और अगर आपके पास कुछ मशीन है, आप में से कुछ बच्चों के पास, जिसमें आप दिखा सको कि देखिए मेरा स्कोर इतना आने वाला है, अपने भेज सको उस मशीन के जरिए कि देखिए मैं जेई में इतनी रैंक लेके आने वाला हूँ, तो मुझे एडमिशन दे दो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको हेल्प करेगा जेई की प्रिपरेशन करना। बट अगर ऐसा नहीं है, आपके पास कुछ टाइम मशीन या फिर ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, तो आपको रियलिटी में जीना है, आपको सोच समझ के सारी चीज़ें करना है, वेस्ट नहीं करना है। आप सोचोगे आपके भैया हम ड्रॉप ले लेंगे, तो सिर्फ जेई स्कोर दिखाने के लिए आप ड्रॉप लोगे, ठीक है। अगले साल फिर सोचोगे कि चलो जेई अब 1 साल जा रहा है तो प्रिपरेशन कर लें, फिर प्रिपरेशन करोगे तो अगले साल भी सेम होगा। अब लास्ट ईयर का जो स्कोर था, अब ऐसा तो होता नहीं है। अगर आप बहुत जीनियस बच्चे हो जो 12th क्लास में है, सब सारी चीज़ें करते हुए एप्लीकेशन पे आप 10-10, 12-12, 16-16 घंटे देते तब भी आप जेई की प्रिपरेशन कर लेते हो और रैंक लेके आ जाते हो, आप एक्सेप्शनल हो, ठीक है। जो बहुत सारे जैसे स्तुति खांडवाला, बाकी उनकी तरह या फिर उनसे भी ज़्यादा अच्छे एक्सेप्शनल हो, और अगर रैंक लेके आ जाते हो तो फिर आप कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल हो और सिंगल डिजिट रैंक लाना या फिर 100 के अंदर रैंक लाना बहुत डिफिकल्ट है, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि अगर मैं रैंक लेके भी आ जाता हूँ तब भी कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा मेन गोल एमआईटी है, मैंने जो मेरी फर्स्ट वीडियो उसके अंदर बताया था कि आपको गोल डिसाइड करना है कि आपका एमआईटी है फिर आईआईटी है, ठीक है। अगर एमआईटी है तो सिर्फ एमआईटी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका गोल डगमगाता है और प्लान बी आप रखते हो तो प्लान बी इज फॉर लूजर्स, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्लान बी का मतलब ये नहीं है कि और कुछ ऑप्शन नहीं रखना है। टॉप यूनिवर्सिटीज यानी टॉप यूनिवर्सिटीज, इंडिया में पढ़ना है तो इंडिया में ही पढ़ो, बाहर पढ़ना है तो बाहर पढ़ो, दोनों का प्रोसेस और सारी चीज़ें अलग हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें सोच समझ के, अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं भी है तब भी आप यूएस में जाके पढ़ सकते हो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपको प्रॉपर रोड मैप पता है कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें। तो 17वां पॉइंट है हमारा, नॉट टेकिंग एप्लीकेशन प्रोसेस एज अ जेई प्रिपरेशन। भैया हर जगह हर पॉइंट में आप जेई प्रिपरेशन क्यों घुसा रहे हो? सो क्या करूँ, हमारा जो एनवायरमेंट है वो जेई से भरा हुआ है, जेई से, इसके बिना मुंह से एग्जाम्पल निकलते ही नहीं है। सो जेई की प्रिपरेशन में जैसा आप टाइम देते हो, 16-17 घंटे पढ़ते हो आप, ऐसे ही आप अपनी एप्लीकेशन एमआईटी के लिए टाइम दो। अब वो टाइम कैसे क्या करें भैया, जैसे उसके लिए पढ़ते हैं इसके लिए भी कुछ सब्जेक्ट बताने वाले हो क्या कि हम उसकी भी प्रिपरेशन कर ले? तो ऐसा नहीं है, आपको अपने एप्लीकेशन प्रोसेस पे ध्यान देना है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर पे 16-17 घंटे ध्यान
ध्यान देना है, आपके एसएटी की प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके एसएस पे ध्यान देना है और कैसे ऐसे लिखना है, सारी चीज़ें। और जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो ऐसी आपको सारी चीज़ें समझना है, समर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना है। तो जेई प्रिपरेशन से भी ज़्यादा थोड़ा सा लेना है, आपको बहुत टाइम देना है, ठीक है। ये थिंकिंग रखिए, तब आप ईजिली आप जल्द से जल्द अपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाओगे। 18 पॉइंट है हमारा, फॉर अप्लाइंग यू हैव लॉट्स ऑफ मनी। आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में टॉप। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी जो मोस्ट ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनकी एप्लीकेशन फीस 0 होती है, आपको 1 रुपये नहीं देना है अप्लाई करने के लिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ी है, बट उसके लिए भी आप फी वेवर कोड के लिए, एप्लीकेशन फी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको स्टार्टिंग में ऐसी लिस्ट बना के रखना है जिसके अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी ना हो जिसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं, मतलब इम्पॉसिबल है उसके लिए फी वेवर लेना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी पॉलिसी होती है कि हम कुछ भी हो जाए हम एप्लीकेशन फी वेवर नहीं देंगे। तो आपको ये चीज़ें देखना है, और अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो अफोर्ड कर पाते हो तो वो अलग बात है। अगर आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी है जो बहुत हेल्प करने वाली है, जैसे भी मैंने पॉइंट बताया था, मेरा 15 पॉइंट था, प्रायोरिटाइज योर टाइम ओवर मनी, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी अच्छी है तो आप पैसे मत देखिए, $70 $60 जितनी भी उसकी एप्लीकेशन फी है आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 19 पॉइंट है, कुछ बच्चों की थिंकिंग रहती है, देयर इज ओनली वन कॉलेज फॉर मी। MIT मतलब MIT, भैया ने बोल दिया कि प्लान बी ना हो, और अगर थोड़ा मोटिवेशनल बातें कर ली और थोड़ा सा बता दिया, इसका मतलब है MIT मतलब MIT में ही जाना है, MIT के अलावा कहीं जाना ही नहीं है। तो ये गलती मत करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए और भी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाइए, हार्वर्ड या फिर जो आपके हिसाब से सही लगता है, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हज़ारों यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी। तो आप लिस्ट बनाइए और सेफ्टी कॉलेजेस रखिए, 3 कैटेगरीज रखिए। पहला ड्रीम कॉलेजेस जिसके अंदर जाना है आपको, ठीक है, MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये सारी चीज़ें। फिर सेकंड हो गया जिसका थोड़ा सा मीडियम एवरेज, आपको लग रहा है कि यार इनमें हो सकता है, ठीक है, तब भी आपको लग रहा है कि यार मेरा प्रोफाइल है इतना अच्छा नहीं है, तो बट मैं कोशिश करता हूँ। और थर्ड होता है सेफ्टी कॉलेजेस, आपको कंफर्म रहता है और वो हम बता देंगे अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हो तो हम आपको कॉलेजेस लिस्ट सारी चीज़ें बता देंगे। तो आपको डिसाइड करना है ये सारे फैक्टर्स देख के, और कॉलेज लिस्ट सोच समझ के बनाना है, ठीक है। सेफ्टी कॉलेज ऐसे होना चाहिए कि उसके अंदर हो ही जाए, और होने के बाद भी अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप उसको अफोर्ड कर पाओ, ना कि बस सेफ्टी कॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप 1 रुपये फी, मतलब आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है और आपने ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया जिसके अंदर एवरेज आपको पैसे देना ही होंगे, आपको कम से कम 15 से 20 लाख आराम से देना ही होंगे। तो ये गलती मत करिए, ठीक है, सोच समझ के। और एक कॉलेज नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट बनाइए, कम से कम 15 या 10 कॉलेजेस होना ही चाहिए। 20 पॉइंट है, टॉप कॉलेजेस आर एक्सपेंसिव। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं भैया बहुत फीसें इनकी, तो ऐसा नहीं है। जो मोस्ट ऑफ टॉप कॉलेजेस हैं वो जनरस होते हैं और उनका जो फाइनेंशियल एड होता है बहुत जनरस होता है। 100%, कभी ज़्यादातर तो जो MIT के अंदर बच्चे पढ़ते हैं 100% इंडियन बच्चे, उनका 100% कवर करता है एक्सपेंसेस। तो ये चीज़ देखना है आपको। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी उसका मतलब ये नहीं है कि हाई रेट होगा, उसका मतलब होगा उतने ही आपको वहाँ पे ज़्यादा फाइनेंशियल एड मिलेगी और ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी ज़्यादा जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है। 21 पॉइंट है, ऑल बेस्ट कॉलेजेस आर फेमस। टॉप कॉलेजेस आर फेमस नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कॉलेजेस हैं जो टॉप हैं, बेस्ट हैं, बट इतने आईवी लीग की तरह फेमस नहीं है। उनके अंदर जो फाइनेंशियल एड बहुत अच्छी दी जाती है, आईवी लीग से भी बहुत अच्छी, और बहुत ज़्यादा बच्चे, मतलब उसका जो आपका जो मेजर है उससे रिलेटेड बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट वो फेमस नहीं है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ऑल टॉप या फिर बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट फेमस। तो आपको थोड़ा इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ करनी होगी, रिसर्च करनी होगी उन यूनिवर्सिटी पे, वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपके किस कैटेगरी में आती हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटी में, मिडिल या फिर सेफ्टी कॉलेजेस में। तो आपको कैटेगरी से जो उसके अंदर इंक्लूड करना है सोच समझ के। ये सिंपली हम बेसिक पॉइंट्स पे बात कर रहे थे। जो 22 पॉइंट है, 22 पॉइंट है हमारा, फाइनेंशियल एड ऑलवेज हर्ट्स, अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड ऑलवेज हर्ट्स। तो ऐसा नहीं है, हर बार फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना हर्ट नहीं करता है। देखिए आपको समझना होगा, फाइनेंशियल एड बहुत टाइप की होती है, नीड ब्लाइंड, नीड बेस्ड और नीड अवेयर, बहुत सारी होती है। तो आपको समझना होगा कौन सी यूनिवर्सिटी क्या प्रोवाइड करवाती है। अभी बहुत सारे बच्चों ने मेरे अप्लाई करा था YYGS और जितने भी समर प्रोग्राम्स हैं उनके लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं समर प्रोग्राम्स के अंदर मेरे, बट आपको मैं राइजा गोयल का एग्जाम्पल देता हूँ, बिकॉज उनके बारे में आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो। तो राइजा गोयल को पता नहीं था कि YYGS के अंदर नीड ब्लाइंड फाइनेंशियल एड अवेलेबल है, इसलिए उन्होंने विदाउट फाइनेंशियल एड अप्लाई करा
और उनको बाद में इस चीज़ का रिग्रेट हुआ, उनके 3-4 लाख रुपए वेस्ट हो गए। अगर उनको पता होता तो वो डेफिनेटली अप्लाई करती। तो आपको ये छोटी सी मिस्टेक से बचना है। आपको देखना है कि वो नीड ब्लाइंड या नीड बेस्ड है। नीड ब्लाइंड, नीड अवेयर, इनका मतलब क्या होता है? नीड ब्लाइंड का मतलब होता है जो आपकी एप्लीकेशन है वो डिसीजन लेने में वो ये चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे कि आपने फाइनेंशियल अप्लाई करा है फाइनेंशियल एड के लिए। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे ये नहीं होता है। वहाँ पे ऐसा होता है अगर आपने फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करा तो वैसे ही आपके चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ नीड ब्लाइंड है, नीड अवेयर हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना है। एक और बेसिक पॉइंट है 23, नॉट मेकिंग न्यू ईमेल। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, नया ईमेल नहीं बनाते। मैं सबसे बोलता हूँ कि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके पास एक नया ईमेल होना चाहिए जिसके ऊपर आपके जो पुराने आपने ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करा या फिर आपने पुरानी चीज़ें डाटा लीक करा ऑनलाइन, तो वहाँ पे स्पैम मैसेजेस ना आए, सिर्फ आपके कॉलेजेस से रिलेटेड मैसेजेस आए। और वो जो ईमेल है थोड़ा सा आपके काम से रिलेटेड हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल हो तो और अच्छा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है और ईमेल नया बनाना है, ठीक है। उसी ईमेल से आपके जो आगे जाके फाइनेंशियल एड या फिर आप अप्लाई करने वाले हो, आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, सारी चीज़ें उसी ईमेल से करना है, ठीक है। और उस ईमेल को पर्सनल चीज़ों के लिए या फिर और कहीं ऐसी जगह अपने एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों पे वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, यूज़ नहीं करना है। उस ईमेल का सिर्फ आप यूज़ करोगे और उस ईमेल का आपको नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखना है, ठीक है, ऑन रखना है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, पर छोटी छोटी चीज़ें ही बाद में डिफिकल्ट या फिर आपको परेशानी में डाल देंगी। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के पास ईमेल्स आते हैं और वो उनको पता ही नहीं रहता है। ईमेल्स आते हैं और उनको 1-2 हफ्ते बाद पता चलता है कि इसकी डेडलाइन जा चुकी है। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, आपको नया ईमेल अभी जाके नया ईमेल बनाना है। 24th पॉइंट है हमारा, जो हमारा ईयरली एक्शन होता है, ईयरली डिसीजन होता है। ईयरली डिसीजन इज स्कैरी। और इसमें अगर मैंने किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया तो मतलब हमारा अगर बड़ी यूनिवर्सिटी MIT हार्वर्ड में आप सिलेक्ट हो भी गए तो मतलब हमें तो वही यूनिवर्सिटी अटेंड करनी होगी। तो आपको ये गलती नहीं करना है, ये सोच नहीं रखना है कि सिर्फ आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ ही रखो। आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल या फिर आपका जो प्रोफाइल है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपके पास इतने अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, तो आपको सोच समझ के यूनिवर्सिटी रखना है आपकी ईयरली डिसीजन में। ईयरली डिसीजन बहुत डेफिनेटली बहुत इंक्रीज होते हैं, इससे चांसेस इंक्रीज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलेज आपको रखना है, ना कि सिर्फ बस सारे बच्चे सोचते हैं कि एक सबसे सेफ्टी वाला ऑप्शन ये है कि टॉप यूनिवर्सिटीज रख दो, MIT हार्वर्ड स्टैनफोर्ड प्रिंसटन ये रख दो। तो ये गलती मत करिए, ठीक है। आपका जो ईयरली डिसीजन है उसके अंदर आप सोच समझ के थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, फिर उसके बाद करिए। ये स्कैरी नहीं है, ये बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। इस मौके को समझिए और सोच समझ के अप्लाई करिए। 25th पॉइंट है, बच्चों को डर रहता है कि इफ भी अगर वो अपने ऐसे के साथ क्रिएटिव होंगे तो ये डिफिकल्ट हो, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कभी भी ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते हैं, टू मच क्रिएटिव नहीं होते हैं अपने ऐसे के अंदर। तो ये बड़ी मिस्टेक है। तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना है, ठीक है, अपने ऐसे के अंदर क्रिएटिव होना है। अगर आप सोच रहे हो कि क्रिएटिव हो जाऊंगा तो थोड़ा सा चांसेस या फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। जितना क्रिएटिव हो सकते हो उतना क्रिएटिव हो, बट थोड़ा सा जेन्युइनिटी होना चाहिए उसके अंदर, थोड़ा सा फैक्ट सही होना चाहिए, थोड़ा सा यूनिकनेस होना चाहिए और आपका एग्जैक्ट डाटा होना चाहिए। और उसको क्रिएटिव वे के अंदर आपने लिखा हो। तो ऐसे कैसे लिखना है और ऐसे को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे इंप्रेस करना है, जो कॉलेज आपका जो आपकी एप्लीकेशन देख रहा है उसको इंप्रेस कैसे करना है, ठीक है, कि आपका वो ऐसे पढ़ते ही थोड़ा सा कनेक्ट फील करे आपसे और उसको पता चल जाएगा आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी क्रिएटिविटी लेवल कैसा है, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और क्रिएटिव होना कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है तो उसको दिखाइए और ऐसे के अंदर यूज़ करिए। अभी मैं कुछ दिनों में सीरीज़ भी लेके आ जाऊंगा, सीरीज़ जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे एसेस लिखना है और कैसे एसेस में बेस्ट स्कोर करना है। अभी मैं शुरू कर दूंगा और इस साल में बहुत थोड़ा स्पीड के साथ हम लोग अभी काम करेंगे। अभी थोड़ा सा बीच में जो हमारा वरदान रोड मैप था, मैं बताया था आपको, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा हमारा टाइम चला गया, बट वो हमारा ख़त्म होने ही वाला है। तो अभी आपने नहीं करा है तो आपके पास टाइम है। आप एक बार मुझे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ वहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पूछ सकते हो। 26th पॉइंट है, इंटरव्यूज आर ऑलवेज ऑप्शनल। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ऑप्शनल, तो आपको कोशिश करना है सारे इंटरव्यूज अटेंड करने की, अगर वो ऑप्शनल है तब भी। बिकॉज इंटरव्यूज अगर आप देते हो तो इससे आपको पता चलता है यूनिवर्सिटीज़ को कि आपको इंटरेस्ट है उनके अंदर, और थोड़ी चीज़ें उनको क्लियर हो जाती हैं आपके बारे में, पर्सनली जानने का मौका मिलता है। और ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया तो इससे आपकी एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपका बहुत बुरा गया इंटरव्यू तो बिल्कुल ही चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो ये मत सोचिए कि बहुत खराब गया, अच्छा गया, बट आपको सारे अटेंड करना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए आपको सारे इंटरव्यूज अटेंड करना है। 27th है,
रिकमेंडेशन फ्रॉम दोज टीचर्स हु गिव यू ऑलवेज A+ एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम सेलिब्रिटीज यू नो। तो ये गलती नहीं करना है। आपको लग रहा है कि बहुत मतलब आपको हमेशा अच्छे मार्क्स देता है या फिर A+ देते हैं जो टीचर और आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, भले ही आपके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, या फिर ऐसे टीचर्स या फिर ऐसे कोई सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे रिकमेंडेशन लिखवाना बहुत हेल्पफुल होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलेजेस को ऐसे लोगों से रिकमेंडेशन चाहिए जो आपको अच्छे से जानते हों, ठीक है, अच्छे से आपको पर्सनली जानते हो, आपके बारे में ज़्यादा जानते हो, आपके खामियां, आपके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव सारे पॉइंट जानते हो। तो कोशिश करिए ऐसे इंसान से या फिर ऐसे टीचर से रिकमेंडेशन लिखवाने की जो आपको अच्छे से जानता हो, ना कि सिर्फ ऐसे टीचर से जो आपको सिर्फ A+ देता हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। कोई सेलिब्रिटी या फिर इनसे लिखवाने से इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। 28th पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज SAT स्कोर्स। तो ऐसा नहीं है, सब बच्चे सोचते हैं बस सबसे मेन फैक्टर SAT है, SAT में 1600 में से 1600 स्कोर कर लिया तो कंफर्म हो जाएगी पोजीशन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जो ग्रेड्स होते हैं और आपके मार्क्स होते हैं वो भी मैटर करते हैं, तो उन पे भी ध्यान दीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बिठा दीजिए कि अगर 1600 आ गए तो कंफर्म हो जाएगी पोजीशन। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोशिश करना है 1600 लाने की, बट ये अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर है, इंक्रीज होते हैं चांसेस, ठीक है। और थोड़ा सा ग्रेड्स पे भी ध्यान देना है साथ में। बट 29 पॉइंट थे, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ओनली एप्लीकेशन मैटर्स। सर कुछ नहीं, सभी सोचते हैं, हम भी यही सोचते हैं या मैं भी यही सोचता हूँ, तो इसमें क्या है। तो देखिए ओनली एप्लीकेशन मैटर्स, ये लाइन एक गलत है, क्योंकि कुछ और फैक्टर्स हैं वो भी हेल्प करते हैं। अभी आपने यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपने समझ गए होंगे वो पॉइंट्स कौन से हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे, और पॉइंट्स हैं जैसे कि आपने कैसे उनसे कांटेक्ट करा, ये भी उनके लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि आपने उनसे कैसे कांटेक्ट करा, और उनके जो कैंपस विजिट्स होते हैं आपने उनका कैंपस विजिट करा है या फिर नहीं करा है, और छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं। तो अगर ये चीज़ें आपने कोशिश करिए, जितने भी कैंपस विजिट्स अगर आप कर सकते हो या फिर आप जा सकते हो कॉलेज में, तो उनके जो फेयर्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो अटेंड करने की कोशिश करिए। ये थोड़ा सा उनका जो हाईलाइट करती हैं, जो आपको हाईलाइट करती हैं दूसरे बच्चों से कि ये बच्चा थोड़ा एक्टिव है, इसने इंटरव्यू भी दिया है और इसने सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करा है, इसने यूनिवर्सिटी विजिट भी की है पर्सनली, तो ये थोड़ा सा हाईलाइट करती है आपको। तो ये चीज़ अगर आप कर सकते हो तो करिए। 30 पॉइंट है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज नॉट अ एक्स्ट्रा करिकुलर। नहीं, ऐसा नहीं है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर है। सब बच्चे ये सोचते हैं कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत छोटा या फिर फालतू, मतलब इतना बड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, और कुछ तो ये सोचते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर की लिस्ट में ही नहीं आना चाहिए। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर की लिस्ट में आता है ये, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी फैमिली की हेल्प की है या फिर आपने कुछ ऐसा काम करा है, अपने ब्रदर को पढ़ाना या फिर फादर की बिजनेस में हेल्प करना, मदर की हेल्प करना, या फिर कुछ काम आप करते हो बैंक से रिलेटेड आपके घर के सारे, तो आपको लगता है, आप सबका डिफरेंट होगा, सबके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होंगे। तो अगर आपको लगता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आपका इमोशंस, अपनी फैमिली के लिए आपका हार्ड वर्क और सारी चीज़ें आपने कहाँ टाइम इन्वेस्ट करा है वो शो करता है, तो इंक्लूड करिए। और 10 एक्स्ट्रा करिकुलर इंक्लूड करने पड़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतने बड़े एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, तो आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर के तौर पे कर सकते हो, ना कि उसको खाली छोड़ के, ठीक है। तो खाली छोड़ने से अच्छा है आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको इंक्लूड कर दो। 31 है, बी मॉडेस्ट व्हेन राइटिंग योर रिज्यूम लिखते हुए, या फिर रिज्यूम को मामूली समझा जाता है, मामूली समझ लेते हो आप और ऐसे लिख देते हो। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो ऑफिसर है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी लाइन टू लाइन पढ़े। सब बच्चे क्या करते हैं, लाइन भर देते हैं, उसके अंदर इतनी सारा डाटा भर देते हैं, मतलब लिख देते हैं, लाइन लिख देते हैं सारी चीज़ें। तो ये गलती नहीं करना है। जो कॉलेज का एप्लीकेशन मतलब रिज्यूम होता है उसके अंदर थोड़ा सा अलग थिंकिंग लगती है, सबके अंदर लगती है वैसे, बट इसके अंदर थोड़ा सा अलग चीज़ें आपको सोचनी है। क्या सोचना है, सबसे पहले तो फैक्ट डालना है उसके अंदर। कभी भी लाइन नहीं लिखना है, लाइन्स नहीं लिखना है, या फिर 2-3 लाइन्स या पैराग्राफ लिखने की गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, फैक्ट्स लिखना है। आपने अगर या आपके पास जितने भी लग रहा है अचीवमेंट्स हैं, तो सिर्फ नाम लिखिए, अचीवमेंट्स लिखिए। थोड़ा सा अगर लग रहा है कि इसके बारे में बताना ज़रूरी है तो बताइए, ठीक है। और थोड़ा सा समझिए, थोड़ा नेट पे सर्च करिए कि कैसे लिखते हैं जो हमारा रिज्यूम होता है कॉलेज के लिए। और मैं भी एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर नेक्स्ट में, तो आप कमेंट में बताइए कि चाहिए कि नहीं चाहिए आपको वीडियो, तो मैं बता दूंगा कि कैसे लिखना है आपको रिज्यूम, कैसे लिखना है बेस्ट रिज्यूम, जिससे आप टॉप यूनिवर्सिटी को दिखा सकते हो, इंप्रेस कर सकते हो। कभी कभार हमें फाइनेंशियली अच्छी नहीं मिलती है, सोचा आपने कि हमें मिलेगी 20 या 30 के डॉलर मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है, कभी कभार कम मिलती है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से अप्लाई कर सकते हैं फाइनेंशियल एड के लिए। तो उसके लिए वो कुछ चीज़ें मांगते हैं, कभी कभार वो आपसे बोलते हैं कि आप अपना रिज्यूम सेंड करो, तो रिज्यूम के बेसिस पे वो फाइनेंशियल एड आपकी इंक्रीज कर देते हैं, एसएटी स्कोर या फिर रिज्यूम के बेसिस पे। तो रिज्यूम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो रिज्यूम को अच्छे से लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है वो मैं बता दूंगा। 32 पॉइंट है, थिंकिंग दैट यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम फॉर सबमिटिंग योर कॉलेज एप्लीकेशन। आपको लगता है कि बहुत टाइम हमारे पास,
बहुत टाइम में सबमिट कर देंगे, अभी तो 20 दिन है, 25 दिन है, 1 मंथ है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको कोशिश करना है एज सून एज पॉसिबल जब आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हो, जितने जल्दी हो सके आपको अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करना है, उसको एक बार रीचेक करना है और हो सके तो आप किसी एक्सपर्ट से रिव्यू करवा सकते हो, मुझसे रिव्यू करवा सकते हो, मेरी टीम से रिव्यू करवा सकते हो, और भी लोग हैं जो रिव्यू करते हैं उनसे रिव्यू करवा सकते हो आप, और देख सकते हो कि उसके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं। तो कोशिश करना है 15 दिन या 20 दिन जितने पहले हो सके आपकी एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट हो जाए, फिर उसको रीचेक करो, अगर हो सके तो रिव्यू करवाओ किसी से, और ये चीज़ें करने के बाद आप सबमिट करो। लास्ट तक के लिए आप मत बैठो। मोस्ट ऑफ द बच्चे रात भर एंड के जब 3-4 दिन बचते हैं तो रात भर अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये मिस्टेक मत करिए, ठीक है। थोड़ा क्रिएटिव सोच समझ के एप्लीकेशन अच्छे से भरिए, फिर उसको रिव्यू करिए पूरा प्रॉपर, क्योंकि आपने जितनी भी मेहनत की है सिर्फ वो 1 या 2 दिन की वजह से वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आप रात भर जल्दी करते हो। जल्दी करने से वो क्वालिटी नहीं हो पाती है, वो क्रिएटिविटी नहीं आ पाती है। सो प्लीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट करिए, और पहले कंप्लीट कर लीजिए कि आपके पास टाइम हो रिव्यू, रीचेक, ये सारी चीज़ें करने के लिए। पॉइंट 33, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जो पर्सनल स्टेटमेंट्स होता है, पर्सनल स्टेटमेंट्स आर इजी, इसके अंदर खाली आपकी अकम्पलिशमेंट्स और जो आपके मेजर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो खाली लिखना होती हैं, तो ऐसा नहीं है। जो आपका स्टेटमेंट है इसके अंदर आप आपकी थिंकिंग, पर्सपेक्टिव, और कौन सी चीज़ें केयर, मतलब आप कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में मैटर करती हैं, और कौन से जो आपके इथिक्स हैं, आपकी क्रिएटिविटी, वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड करिए उसके अंदर, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आपने अकम्पलिशमेंट्स उसके अंदर डाल दिए, जो पहले से डले हैं, कुछ बच्चे तो वही डाल देते हैं। तो कोशिश करना है थोड़ा सा क्रिएटिव होने की और अपने आप को कनेक्ट करने की, जो आपका और जो ऑफिसर देख रहा है आपकी एप्लीकेशन, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करना है। 34 पॉइंट बच्चों का मिथ रहता है सिंपली कि फॉर बेस्ट एप्लीकेशन यू हैव टू हायर एन काउंसलर, और कुछ बच्चे सोचते हैं जितना अच्छा बड़ा, जितना महंगा काउंसलर हायर करेंगे, जितना महंगा उतना ही अच्छा होगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी, ऐसा नहीं है। आप अपनी स्टोरी के राइटर हो, ठीक है, आप अपनी फिल्म की हीरो हो, ना कि वो हैं। वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनको भले एक्सपीरियंस होगा। तो खुद से अपना सारा काम करिए, आप यूट्यूब पर, गूगल पे, सब जगह सर्च करिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको सारा प्रोसेस अगर आप खुद से समझते हो, मेरी जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब है आप खुद से सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी, 1000 गुना ज़्यादा, कंपेयर टू एक बस काउंसलर हायर कर लिया, आपको कुछ नहीं पता, वो आपको बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, और ज़्यादातर इतना हेल्प नहीं करते हैं। हर साल बच्चे मुझसे बोलते हैं भैया वेस्ट ऑफ मनी रहा, वेस्ट ऑफ मनी, कुछ हेल्प नहीं हुई। उल्टा अगर मैं काउंसलर हायर नहीं करता तो मैं ज़्यादा अच्छे से काम करता, ज़्यादा चांसेस इंक्रीज कर पाता। तो थोड़ा सा देखना है आपको। और अभी काउंसलर का नाम सुन के सब बच्चे सोच रहे होंगे कि फ्री काउंसलर तो रहते हैं, फ्री काउंसलर ले लेते हैं। आपने देखा होगा एड्स में फ्री काउंसलर, तो वो स्कैम है एक तरीके का, ठीक है। स्कैम वो खाली आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका है, जिसके अंदर आप जाओगे जूम मीटिंग के अंदर, वो आपको ट्रांसफर करेंगे, एक आपसे नाम पूछेगा, एक क्लास पूछेगा, आपका पूरा डाटा ले लेंगे वो, फिर आपको इस पर मैसेजेस करेंगे, व्हाट्सअप, इंस्टा, सब जगह करेंगे, हमारा ये ले लो वो ले लो। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, बिकॉज मेरी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही मैं इतना अमीर हूँ इनके जितना, तो मैं नहीं चाहता कि प्रॉब्लम हो मुझे कुछ या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। बट आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे स्कैम्स और ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तभी इनके इतने सारे एड्स आते हैं। आपने एड्स देखे होंगे। अब ये पैसे कहाँ से आते हैं एड्स के लिए? तो आप जैसे बच्चों से आते हैं, ठीक है। पहले इनको ये सारी चीज़ें दिखा के, फ्री काउंसलिंग वगैरह, बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके एक प्रोडक्ट समझा जाता है आपको, ठीक है। जितने भी कंपनीज होती हैं, कॉलेजेस या कोचिंग्स होती हैं आज के ज़माने में, वो आपको प्रोडक्ट समझती हैं, आपको कैसे अट्रैक्ट करना है। उनको कोई मतलब नहीं है, बायजूस हो गया या फिर बड़े जो ब्रांड हैं, ये तो अपनी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। मैं दूसरे जो कॉलेज जो काउंसलिंग्स होते हैं, जो एप्लीकेशन में हेल्प करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। बट सेम ही थिंकिंग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो आपको समझदार रहना है, समझदारी से सारा काम करना है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और आपको खुद से सारी चीज़ें करना है। और मेरी हेल्प लीजिए, मैं हूँ यहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। जितनी डिटेल आपको आपका काउंसलर नहीं बताएगा उतनी मैं बताऊँगा। 35 पॉइंट है, 35 है, डोंट पार्टिसिपेट इन ऑल प्रोग्राम्स। आपको कोशिश करना है हर प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है। जो आया सब में पार्टिसिपेट कर लिया। आपको सोच समझ के करना है। और अभी तक अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो आई थिंक अगर आप इसको 3-4 बार और देख लेते हो तो आपको ज़रूरत नहीं होगी किसी से पूछने की कि इसमें पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे ही कर लेते हैं मिस्टेक। आपके पास लिमिटेड टाइम है, सिर्फ उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करिए आपका टाइम जिसमें आपका सच में फ़ायदा है। हर चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, ना कहना सीखना है। और ठीक है, ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी प्रोग्राम आया बस एक्स्ट्रा करिकुलर की लिस्ट इंक्रीज करने के लिए कर लिया, ऐसा नहीं करना है। अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं बता पाऊंगा, लॉन्ग हो रहा है वीडियो, बट कोशिश करूंगा कि आप समझ गए हो। 36 पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यू हैव टू बी यंग एंड रीसेंट हाई स्कूल ग्रेजुएट फॉर कॉलेज एडमिशंस। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी एज के अंदर
जो एजुकेशन है वो ले सकते हो। इवन 25 के ऊपर भी हो आप तब भी एजुकेशन ले सकते हो। किसी भी कॉलेज में है यूएस के, आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ कॉलेजेस के शायद रहते हैं क्राइटेरिया, तो वो देख लीजिएगा, बट आप किसी भी एज के अंदर एजुकेशन ले सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको लग रहा है आपकी एज ज़्यादा है तब भी आप अप्लाई करिए, ठीक है। जो लर्निंग की एज होती है वो कभी भी कम नहीं होती। आप किसी भी एज में, जिंदगी के किसी भी पड़ाव में या फिर किसी भी स्टेज में पढ़ सकते हो। 37 पॉइंट है, यू हैव टू डिसाइड यूर मेजर बिफोर गोइंग टू कॉलेज। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका डिसाइड नहीं है, आपकी फील्ड डिसाइड नहीं है, अभी भी आपको डिसाइड नहीं है कि कौन सा मेजर करना है, तो आप जनरल मेजर कर सकते हो, जैसे कि लिबरल आर्ट हो गया। और आप 1-2 साल पढ़ सकते हो। 1-2 साल के बाद 2 साल के अंदर भी आप 2 साल पढ़ लो, अच्छे से समझ लो सारी चीज़ें, फिर उसके बाद भी डिसाइड कर सकते हो। तो कंफर्म नहीं है कि आपको कॉलेज जाने से पहले कंफर्म ही करना होगा कि आपको ये मेजर लेना है। ये 37 पॉइंट्स थे। और अगर आपको लगता है कि इनमें से ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से सुनी है तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये जो रियलिटी है और जो फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में चली जाती हैं, जो मैंने बताई हैं अभी आपको, तो बहुत हेल्प होने वाली है। और अगर आपको मेरा सपोर्ट चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो और वरदान रोड मैप ले सकते हो। अगर आपको लगता है आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए जिसके अंदर लिस्ट हो, मंथली वाइज जून में क्या करना है, जुलाई में क्या करना है, सारी चीज़ें लिखी हो। रोड मैप कैसे बनाते हैं हम, जून में आपको क्या क्या करना है और प्रोग्राम्स के नाम लिखे होते हैं। ये प्रोग्राम में आपको इस डेट को अप्लाई करना है, फिर इसकी प्रिपरेशन आप करना है, एसएटी की आप करना है, पूरा वीज़ा प्रोसेस तक। वीज़ा प्रोसेस, आप कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आपका वीज़ा प्रोसेस कैसे करना है सारा उस रोड मैप के अंदर रहता है। और ये पर्सनलाइज रहता है, हर बच्चे के लिए अलग बनाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास रोड मैप नहीं है और आपको काउंसलर वगैरह कुछ की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ रोड मैप खरीद लो, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वरदान रोड मैप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप एनरोल कर सकते हो उसके अंदर। ये बहुत ही आपकी हेल्प करने वाला है। सबसे पहले आप बता देना आपके व्यूज़ कैसे हैं इस वीडियो के लिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। मैं यहाँ पे किसी अननोन से बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे अपने ही स्टूडेंट। मोस्ट ऑफ द बच्चे मेरे कम्युनिटी से हैं, तो आप मुझे अपना बड़ा भाई समझिए। और जो भी आपको वीडियो के अंदर मिस्टेक लगती हैं उनको ज़रूर बताइए। मिस्टेक होंगी तभी मैं इंप्रूवमेंट कर पाऊँगा, ठीक है। तो आपको लगता है कि इस पॉइंट में या फिर कुछ आपको लगा हो कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर आपके व्यूज़ हैं, तो आप बेशक उसके अंदर शो कर सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप सब चीज़ें क्लियरली मुझसे पूछ सकते हो, शो कर सकते हो। आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी व्यूज़ हैं आपके सब दे सकते हो। थैंक यू।